प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं को बच्चों कंप्लीटली सॉल्व करा चुके थे और आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरा हो गया है बच्चों। ठीक है, आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और वीडियो को अगर आपने अभी लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज यार लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको इस चैप्टर के बारे में पूरा समझाएगा। ठीक है, और अगर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा समझ जाएंगे तो आपको पूरा चैप्टर इतने बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चैप्टर हमारे लिए इतना सिंपल होगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी आपके लिए मैं इस चैप्टर को बना दूंगा। बस मेन है कि जब इस चैप्टर का जो मैं बेसिक कराऊं, आप बेसिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। और सिर्फ इस चैप्टर का ही नहीं, हर चैप्टर का बेसिक हम कराएंगे। तो बेसिक समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बेसिक चीज़ों में क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करते हैं तो उन क्वेश्चंस को करने में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को हम डीपली और बहुत ही विस्तार से उन चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, और हर चीज़ का परिचय करेंगे हम, कौन सी चीज़ क्यों है, कैसे है, क्या है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। कोई खाना पूर्ति नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, हर चीज़ का मीन्स समझाया जाएगा, हर चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको मैथ के अंदर बहुत डीपली नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, इस बात को आप मानिए। ठीक है, तो अभी तक एक चैप्टर हमने कराया था। पहला चैप्टर बच्चों थोड़ा सा अटपटा रहता है और बच्चों को कम क्लियर होता है, क्योंकि वो चैप्टर ही ऐसा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप उसका रिवीजन और करेंगे, अब आप रिवीजन कीजिएगा उसका, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ से आपकी पढ़ाई बहुत आसान और बहुत स्मूथ होने वाली है और बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज बच्चों आपका चैप्टर नंबर 2 हम बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम पॉलिनोमियल के बच्चों नाम से जानते हैं। पॉलिनोमियल के नाम से हम बच्चों इसको जानते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, तो ये चैप्टर का नाम है बच्चों। ठीक है, हम इसका पूरा मीन्स समझाएंगे, क्या है कैसे, बिल्कुल जड़ से उखाड़ के चलेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से, मैंने क्या कहा, हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे यार। अभी तक आपने वैसे बहुत मजे ले लिए भाई 9th वालों, अब आप हाई स्कूल में आ गए हो, क्योंकि आप लोग अभी तक मजे ले रहे हो। 2 साल से कर क्या रहे हो? पिछले साल तो आप पढ़े नहीं, गिल्ली डंडा क्रिकेट खेले हो धुआंधार। ठीक है, क्योंकि स्कूल तो खुले ही नहीं है। ठीक है, और अभी तक भी आप मजे ले रहे थे, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चे तो अब प्रमोट हो गए, उनका तो बहुत कुछ हो गया। अब आपका क्या होना है ये आप ही तय कर सकते हैं। तो अब आपके पास बच्चों समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर किया करो जितनी भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके पास, और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके पास उनके पास, फेसबुक चलाते तो वहाँ भी शेयर कर दिया करो। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं बच्चों चैप्टर को। तो मैं पहले थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा आपको, बेसिक समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल मैं जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। मैं क्या कराऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से बच्चों। ठीक है, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा इतना जीरो लेवल से पढ़ाएंगे सर। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों चर और अचर के बारे में। चर राशियां, ठीक है, चर राशियां क्या होती है, इन्हें बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएबल। तो ये चर राशियां होती क्या हैं, इनको आप समझिए। वेरिएबल्स किन्हें बोलते हैं? तो बच्चों आपने स्मॉल लेटर में ABCD देखी है, यस देखी है, छोटी ABCD। तो उसमें जैसे X हो गया आपका, Y हो गया, Z हो गया। ठीक है, इन सब को ही बच्चों हम चर राशि बोलते हैं। X, Y, Z, T, S, M, आपने बीजगणित में देखा भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, चर राशियाँ। तो चर राशियाँ क्या बोलती हैं, चर राशियाँ क्या होती हैं, X, Y, Z, T, S आदि, और भी हो सकते हैं, आदि को हम चर राशियां कहते हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं चर राशियां, आप समझ गए ना। X, Y, Z, S, T, ये सब क्या होती हैं, चर राशियां होती हैं। ठीक है, इन चर राशियों का बच्चों एक और नाम है, इन चर राशियों को हम बीज भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, बीज, बीज बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, बीज। इन्हें बीज भी बोल देते हैं। आपने क्लास 7th में 8th में पढ़ा होगा बीज गणित, तो आपने देखा होगा उस बीज गणित में जितने भी सवाल होते थे उसमें X, Y, Z, S, T, Y ऐसी जो है ऐसे ही जो है लेटर्स आते थे।
क्योंकि वो बीज गणित है, तो बीज गणित बीजों से मिलकर बना है। बीज मतलब चरराशियाँ एक्स वाई जेड एस टी, इनसे मिलकर बना होता है, इसीलिए वहाँ पर एक्स वाई जेड आते थे। और एक आपने पढ़ा होगा अंक गणित, वहाँ पर सिर्फ अंक आते थे 9, 18, 200, 500 ऐसे अंक आते थे, वहाँ एक्स वाई जेड नहीं आते थे। तो जिस सवाल में एक्स वाई जेड आ गया समझो वो बीजगणित का सवाल है, और जिसमें नहीं आया वो अंक गणित का सवाल है, और जिसमें रेखाओं एंगल्स कोण वोण की बात हो रही है वो रेखा गणित का सवाल है। ठीक है, चलिए तो बीज यानी वेरिएबल्स आप समझ गए किन्हें बोलते हैं। तो ये तो हो गई आपकी चर राशियाँ। अब एक होती हैं बच्चों आपकी अचर राशियाँ। क्या होती हैं? अचर राशियाँ। अचर राशियाँ, अचर राशियाँ जिन्हें हम बच्चों बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं बच्चों। जैसे आपने 1 2 3 वाले नंबर पढ़े, यस, तो वही कांस्टेंट है। जैसे 5 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, -4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और कभी कभी आपने देखा होगा A B C को भी हम जो है आदि को अचर राशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर राशियां। कभी कभी ABCD को भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां कहेगा कि ये अचर हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो एक्स वाई जेड वगैरह जो होती हैं ये सब क्या होती हैं? वेरिएबल्स होते हैं, बीज होते हैं, चर राशियां होती हैं। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं अचर राशियां होती हैं, उन्हें जैसे 5 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, इसीलिए इन्हें अचर राशियां बोलते हैं। इन्हें अचर राशियां कहते हैं। अब यार इसको चर क्यों बोलते हैं, इसे अचर क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो देखिए बच्चों, चर राशियों की एक खासियत होती है, चर राशियों के जो मान होते हैं बच्चों वो बदलते रहते हैं। चर राशियों का कोई मान फिक्स नहीं होता है। आज चर राशि का मान कुछ और है, किसी दूसरे सवाल में कुछ और होगा, किसी तीसरे सवाल में कुछ और होगा। तो चर राशियों का मान बच्चों बदलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ नोट। चर राशियों के मान बदलते रहते हैं। ठीक है, कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमने एक सवाल निकाला और एक सवाल में हमारा x का मान आ गया 5, और हमने कोई दूसरा सवाल निकाला वहां पर x का मान कुछ और भी आ सकता है, मान लो 10 आ गया, तो बदल गया? नहीं बदल गया। यहाँ पर x का मान 5 था अभी, अब यहाँ x का मान 10 हो गया। कहीं x का मान 15 भी आ सकता है। ऐसी अगर मान लीजिए उस सवाल में y आ रहा है, तो एक सवाल निकाला उसमें y का मान मान लीजिए -6 आ रहा है, कि कहीं पर y का मान कुछ और आता है, कहीं पर y का मान कुछ और आता है। तो हर जगह चर राशियों का मान क्या होता है? बदलता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें अचर राशियों की, तो बच्चों अचर राशियों का मान कभी भी नहीं बदलता है, इसीलिए इनका नाम है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियत, मतलब जो फिक्स हों, वो कुछ भी घटे बढ़े ना, उन्हें बोलते हैं हम अचर राशियां, कांस्टेंट, नियत बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, यह नोट लिख देता हूं मैं, नोट। अचर राशियों का मान परिवर्तित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? परिवर्तित नहीं होता है, कांस्टेंट। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है मैंने, आपकी किताब में भी नहीं हो, उससे भी जीरो से लेवल से पढ़ा रहा हूँ। आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th में को जीरो लेवल से, वहाँ से उठा के चल रहा हूँ आपको। ठीक है, चाहे एक आध दो वीडियो फालतू बन जाए, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए बिल्कुल जड़ से, तभी आप आगे तक बड़ी बड़ी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को रेगुलर देखा करो बस। तो देखिए, अचर राशियों का मान परिवर्तित क्यों नहीं होता है, आप समझ गए। जैसे मान लीजिए कि 5 है, तो भैया जो 5 है ये तो जिंदगी भर 5 ही रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर तो 5 है और इसको उठा के मैं अगर मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये 5 जो है 6 बन जाएगा? नहीं बनेगा। 5 तो हमेशा 5 ही रहेगा भाई। 5 को ऐसा थोड़ी होगा 5 का भी 6 बन जाएगा या 5 का भी 8 बन जाएगा। कोई नंबर है वो हमेशा उतना ही रहेगा अगर वो कांस्टेंट है तो। जैसे 15 है तो वही 15 तो हमेशा 15 ही रहेगा, उसे कहीं ले जाओ दुनिया में। ऐसा थोड़ी कि भाई भारत के पल्ले को आने पर ले गए तो जो 15 है वो 16 बन जाएगा, नहीं हो सकता ना। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं उनका मान हमेशा फिक्स होता है और जितना है उतना ही रहता है, कभी भी नहीं बदलता है। इसीलिए तो हमें ना बोलते हैं नियत, कांस्टेंट, फिक्स। ठीक है, और अचर राशियों का मान बदलता रहता है, हर सवाल में बदलता रहता है।
भाई इस सवाल में आंसर 5 आया और किसी सवाल में और आया, वहाँ पे आंसर 5 आया, तो 5 यही है जो वहाँ पे है। 5 हमेशा 5 ही, 5 का जो मान होता है वो 5 ही रहता है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं उनका मान कभी नहीं बदलता है, वो फिक्स होते हैं, और चर राशियों का मान बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात आएंगी बच्चों, चर राशियाँ हो गई, अचर राशियाँ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों बहुपद के बारे में। किसके बारे में, बहुपद। और बहुपद यानी जो चैप्टर का नाम है। और बहुपद से पहले एक चीज और समझ लीजिए बच्चों, क्या, ठीक है, क्या चीज है। देखिए मैं कुछ चीज यहाँ पे बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। देखिए हमने अभी तक दो साइडें पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़ी है LHS, जिसे हम वाम पक्ष सीमा बोलते हैं, और एक होती है RHS, नहीं सीमा नहीं, वाम पक्ष साइड जो है, और एक होती है RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और बीच में होता है इक्वल का निशान। तो आपको ये बात पता होगी बच्चों, अगर इधर कोई प्लस में है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर उसे हम राइट में लेकर जाएंगे तो वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। और अगर माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाता है, और गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाता है, और भाग में है तो उधर जाके गुणा में हो जाता है। ये चीज़ बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है ये बीजीय व्यंजक? इसे इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो बीजीय व्यंजक यानी कि होता क्या है ये, ठीक है बच्चों। बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो बच्चों बीजीय व्यंजक बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, चर और अचर का आपस में या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो या गुणा कर दो या भाग कर दो, कुछ भी कर दो इनमें से। चर को और अचर को आपस में प्लस करने पर क्या बनता है, एक बीजीय व्यंजक बनता है। क्या होता है बीजीय व्यंजक? चर और अचर के योगफल को हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं, या चर और अचर के अंतर को यानी माइनस को भी हम बीजीय व्यंजक ही बोलते हैं, या चर और अचर के गुणनफल को हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं, या किसी चर में जब हम अचर से भाग देंगे तो वो भी एक बीजीय व्यंजक ही होगा, ठीक है। तो चर और अचर को आपस में, चर में अचर से गुणा जोड़ दो, चर में अचर को जोड़ दो, या चर में अचर को घटा दो, या चर में अचर से गुणा कर दो, या चर में अचर से भाग दे दो, जो भी मिलेगा वो एक बीजीय व्यंजक होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर राशि तथा अचर राशियों के योगफल या अंतर या गुणनफल या भागफल को हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ठीक है बच्चों। बीजीय व्यंजक ये हो गया। अब आप समझिए बच्चों चैप्टर के ऊपर आते हैं, बहुपद के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये छोटा सा बेसिक था। अब हम चैप्टर के अंदर जो बातें हैं उनको पढ़ेंगे। ये चैप्टर से पहले की बातें थी, आपको पता होना बेहद जरूरी है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो चर राशि आप समझ गए, अचर राशि आप समझ गए। चर राशियों का मान बदलता रहता है, क्यों, आप समझ गए। अचर राशियों का मान कभी नहीं बदलता है, क्यों, आप समझ गए। बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर राशि और अचर राशि का योगफल या गुणनफल या अंतर या भागफल को ही हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब जो हम बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में। ये बहुपद होता क्या है, इसका मीन्स क्या होता है। तो बच्चों देखिए, आपको इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है बहुपद। तो भैया बहु का मतलब क्या होता है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत, और पद का मतलब होता है पद। पद का मतलब क्या होता है, मतलब टर्म, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, टर्म बोलते हैं। और ये मैनी, बहुत। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे हम बहुपद बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद होते हैं चर और अचर के, उसे ही हम बीजीय जो है बहुपद बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। और एक इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन भी मैं आपको अभी लिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे हम बहुपद बोलते हैं। आप ये लिख सकते हैं सामान्य भाषा में, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद होते हैं
बहुत सारे पद होते हैं, बहुपद कहलाता है। ये एक नॉर्मल सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आप कहोगे इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन है, तो सारी चीज़ें हैं, सबको समझाऊंगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, ठीक है। बस वीडियो को अगर बच्चों शेयर नहीं किया था, प्लीज़ अभी शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यार देखिए, लाइक और शेयर करने से हमारा कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा हमारा जो उत्साह है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। क्या है, उत्साह बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया बहुपद शब्द का मतलब। अब बहुपद की एक डेफिनेशन समझिए आप, ऑथेंटिक डेफिनेशन बिल्कुल जो होती है वो, ठीक है, बहुपद की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है बच्चों? देखिए बच्चों, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरराशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद बोलते हैं, ठीक है। हम लिखूंगा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो, ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर। यानी ऐसा बीजीय व्यंजक, अब देखिए इसमें जितनी भी टर्म से यूज हो रहे हैं मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। देखिए, एक तो आपको अजीब बीजीय व्यंजक, तो भैया बीजीय व्यंजक मैंने आपको अभी समझाया था, चर और अचर को आपस में जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर जो भी प्राप्त होता है वही बीजीय व्यंजक होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घात है, जो पावर है, वो कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए, यानी प्लस की होनी चाहिए, और पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब आप समझ रहे हैं ना, पूर्णांक मैंने आपको समझाया है, ऐसा नंबर जो अपने आप में पूर्ण हो, कंप्लीट हो, पॉइंट में ना हो। 2.1 ये पूर्णांक नहीं है, 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, 7.5 पूर्णांक नहीं है। तो समझ गए ना कैसा पूर्णांक होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, अगर कोई बीजीय व्यंजक है और उसमें चरराशि है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरराशि की जो पावर है, जो घात है, वो धनात्मक पूर्णांक हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब बहुपद को बच्चों रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? तो बहुत सी चीजों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुपद को मैं लेता हूं यहां पे, बहुपद को px या बहुत से rx या g/y भी बोल सकते हैं, या lx भी बोल सकते हैं, etc आदि बहुत सारी चीजों से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बहुपद को। अब एक बहुपद का कंडीशन क्या होती है, एक रूप क्या होता है? तो बहुत जो बहुपद जो होता है वो इस टाइप का होता है। देखिए जैसे ये px बराबर, ठीक है, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस a3 x की पावर n-3 एंड प्लस डॉट 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 प्लस a की पावर n। ये होता है बच्चों बहुपद का रूप, ठीक। यानी a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2 प्लस a3 x की पावर n-3 एंड प्लस डॉट डॉट an तक। ये जो देखिए यहाँ पे आपको याद कैसे करना है, यहाँ 0 है, गिनती देखिए 0 1 2 3, ठीक है। और देखिए ऊपर क्या है? पावर n, फिर एक कम होती जा रही है, n-1 n-2 n-3 एंड डॉट n तक, ठीक है। यहाँ पर जहाँ ये जो है a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an,
ये क्या है बच्चों, ये है धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं ये, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होते हैं ये, ओके। और ये जो x है, ये जो x है ये क्या होती है, चर राशि, क्या होती है, वो वेरिएबल, चर होते हैं ये, ठीक है। अब बात करें कि इस बहुपद में कुल कितने पद होते हैं। देखिए बच्चों, a1 a2 a3 डॉट डॉट an, तो a1 से लेके an तक, तो ये कितने पद हो गए, n पद हो गए, कितने पद हो गए, n, और एक पद ये रहा, तो n और एक कितना हो गया, n+1। तो बहुपद में कुल पद कितने होंगे, कुल पद n+1 पद होते हैं, कितने, n+1 पद होते हैं। क्यों होते हैं आप समझ गए, तो देखिए 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 से लेके n तक, तो n पद तो ये हो गई और एक पद स्टार्टिंग में नहीं है क्या, तो n+1 टोटल पद होते हैं बहुपद के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये बहुपद। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि बहुपद की घात की बात करें, ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है, तो उसके बारे में अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे बहुपद की घात के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, बहुपद की घात के बारे में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब बहुपद की घात क्या होती है बच्चों, ठीक है, उसको समझिए आप। बहुपद की घात, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहां पर हम बहुपद की घात के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या होती है बहुपद की घात, तो देखिए बहुपद क्या होता है, चर और अचर के योगफल या गुणनफल या अंतर या भागफल को ही हम बहुपद बोलते हैं। और उसमें जो भी चर राशि आएगी, उस चर राशि की जो सबसे बड़ी पावर होगी, उसी को हम बहुपद की घात बोलते हैं। आपको ये तो पता है ना कि घात क्या होती है, देखो जरा समझ लो। जैसे मैंने लिखा x और ऊपर लिखा 9, तो ये जो नीचे लिखा है इसे तो बच्चों हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार, जिसे हम बेस के नाम से जानते हैं। और जो ऊपर लिखा है इसी को हम बोलते हैं बच्चों घात, जिसे हम डिग्री या पावर भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है। इसी को बोलते हैं बहुपद की, इसे बोलते हैं हम घात, और इसे बोलते हैं आधार। समझ में आया। जैसे मैंने लिखा y की पावर 6, मतलब y क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गई, पावर, ठीक है, डिग्री। क्लियर ना, घात क्या होती है। अब देखिए बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में चर राशि की सबसे बड़ी घात को, चर राशि की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बहुपद है px बराबर 9x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 8x की पावर 9 प्लस 2। ये एक बहुपद है, ठीक है। तो अब इस बहुपद में एक चर राशि है और वो कई जगह आ रही है। देखिए एक चर राशि एक ही है x, लेकिन इसकी पावर अलग अलग है और कई जगह आ रही है। तो देखिए इन यहाँ पर ये देखिए इस पूरे बहुपद में ये चेक करो कि चर राशि की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है। तो यहाँ देखा चर राशि की घात 5 है, यहाँ पे चर राशि यानी x की घात 3 है, यहाँ x की घात 9 है, और कहेंगे यहाँ पर तो x की घात है ही नहीं, यहाँ एक्चुअली है, यहाँ पर x की घात 0 है। और बच्चों जो x की घात 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए 2 के पास इनटू में 1 होगा और 2 इंटू 1 2 होगा, इसीलिए यहाँ पर ये 2 लिख दिया है। एक्चुअली यहाँ भी चर राशि की घात होती है बट वो 0 होती है और उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हमने लिख के दिखाया नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि सबसे बड़ी घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात किसकी, चर राशि की। तो कितनी दिख रही है आपको भैया, 5 तो नहीं, 3 और यहाँ 9 है, तो सबसे बड़ी घात हो गई 9।
इसी को बोलते हैं बच्चों बहुपद की घात। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। ओके, और देखिए बच्चों, जैसे मैंने लिखा आर वाई बराबर 9y की पावर 5 प्लस 6y क्यू प्लस 8y की पावर 10 प्लस y। तो यहाँ पर देखिए चर राशि, अब यहाँ पर चर राशि आ रही है आपकी y, तो y की सबसे बड़ी घात कितनी है, या 5 है या 3 है या 10 है, और यहाँ एक कुछ नहीं है, तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई 10, तो घात क्या हो गई यहाँ पे 10 हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप पहचानेंगे। तो आपको जो भी बहुपद में चर राशि आ रही है उसकी पावर पे फोकस करना है, पावर सबसे बड़ी क्या है। और देखिए एक ट्रिक और बताता हूँ मैं आपको, आपको ये कैसे पहचानना है कि ये बहुपद है या नहीं है। वैसे 9th का कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं आपको साइड में बताता हूँ। आप बहुपद की घात समझ गए, अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये जो है बहुपद है या नहीं है। तो ये देखिए मेरी अपनी भाषा में है, कोई ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है। ऑथेंटिक डेफिनेशन तो मैं आपको लिखा चुका हूँ, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात धनात्मक पूर्णांक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों बहुपद। अब देखिए बहुपद को पहचानने की मैं 3 बात आपको लिखा रहा हूँ अपनी भाषा में, इनको लिख लीजिएगा। बहुपद को पहचानना, हम कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है। तो आपको करना क्या है, पहली बात चर राशि की घात धनात्मक हो। चर राशि की घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, चर राशि बटे में नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर मैंने आपको क्या कहा, चर राशि की घात धनात्मक हो, कैसे, जैसे मान लीजिए x की घात -5 है, तो यहां पर जो घात है वो ऋणात्मक है, तो घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए। अगर प्लस की है तो वो एक बहुपद होगा। ठीक है, तो ऐसी घात नहीं चलेगी। चर राशि बटे में नहीं होनी चाहिए, बटे आप समझ रहे हैं ना, जैसे 1/x लिख दिया तो चर राशि क्या आ गई, बटे में आ गई, तो फिर ये बहुपद नहीं होगा। 1/y की घात 5, तो ये बटे में आ गई ना y की घात 5, तो ये बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से चर राशि बटे में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात है बच्चों, तीसरी बात क्या है, चर राशि रूट आप समझ रहे हैं ना, रूट यानी कि इस तरीके से जो होता है ये में वर्गमूल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वर्गमूल में यानी कि वर्गमूल या घनमूल हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर ये 3 बातें फॉलो हो रही हैं तो वो एक बहुपद है। जैसे चर राशि की घात धनात्मक है, चर राशि बटे में नहीं है, और चर राशि रूट में भी नहीं है, तो वो एक बहुपद होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, मैं लिखा 9x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 2 प्लस 8, क्या ये बहुपद है? तो आपको ये 3 बात चेक करनी है बस। क्या चर राशि की घात धनात्मक है? तो चर राशि इसमें 2 जगह आ रही है, वैसे यहाँ भी है लेकिन यहाँ किसी घात 0 है, तो घात कहीं माइनस की दिख रही है आपको? नहीं, चर राशि की घात दोनों जगह धनात्मक है, और यहाँ x की घात 0, ना तो वो धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने घात क्या धनात्मक है, तो पहली शर्त पूरी, घात धनात्मक है। दूसरी शर्त, चर राशि बटे में आ रही है क्या, 1/x 1/y ऐसे बटे में आ रही है? नहीं आ रही। दूसरी बात, तीसरी, चर राशि कहीं रूट में आ रही है क्या, ऐसे करके √x √y कहीं ऐसे तो नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही। तो बस तीनों बातें सही हैं, तो ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है। क्योंकि चर राशि को फोकस करना है सिर्फ हमें। चर राशि की घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, चर राशि की घात बटे में नहीं होनी चाहिए, यानी चर राशि बटे में नहीं होनी चाहिए या घात बटे में नहीं होनी चाहिए, एक ही बात है। और चर राशि रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, और रूट के अंदर हो तो ऐसी हो कि उसको अगर हम सॉल्व करें तो वो रूट से बाहर निकल आए। जैसे मैंने लिखा √x की घात 4, तो ये बहुपद होगा? कहेंगे सर आपने तो अभी कहा था रूट के अंदर ना हो, लेकिन भाई ये रूट के अंदर से बाहर निकल के आ सकता है। x की घात 4 बाहर आ जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करने पर रूट हट गया, लेकिन ऐसा होता √x, तो इसको सॉल्व कर लो भैया, रूट को हटा लो तुम, रूट नहीं हटेगा आप यहाँ से, तो ये रूट के अंदर से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए बहुपद नहीं है। लेकिन ये रूट के अंदर से बाहर निकल सकता है, इसलिए बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद पहचानने के लिए आपको 3 बातों पर फोकस करना है सिर्फ। किन किन बातों पर? चर राशि की घात धनात्मक हो, चर राशि की घात बटे में ना हो, चर राशि बटे में ना हो,
और चौरासी रूट के अंदर ना हो, ठीक है, तो वो एक बहुपद होगा। या आप डेफिनेशन चौरासी की जो बीजीय व्यंजक में चौरासी जो सबसे बड़ी घात है या चौरासी की कोई भी घात है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, यानी धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण होनी चाहिए, बटे बटे में ना हो। जैसे ऐसे आ जाए कि x की पावर 1/2, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि घात पूर्णांक कहाँ है, बटे में अपूर्णांक है घात, तो ठीक है अपूर्णांश है। तो इस तरीके से तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, अभी और भी बेसिक बचा है बच्चों, ऐसी बात नहीं है। तो फिलहाल इतना ही समझा है, इसको आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा, समझिएगा सारी चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद अभी और भी बेसिक है, उससे मिलेंगे बच्चों हम अगले वीडियो में। वीडियो को अगर आपने अभी शेयर और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर करके जाइएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।